inextensible string. Heavy bob attached to an inextensible string with frictionless support. With frictionless support. Card ideal pendulum. अरे तो सिंपल पेंडुलम लिखा है कि नहीं आइडियल सर जी बोर्ड साफ आ रहे हैं. heavy bob attached to an inextensible string with frictionless inextensible कहते हैं जिसको डिवाइड ना कर, जिसको डिवाइड ना कर सकते, लेंथ को आपने रस्सी को डिवाइड ना कर सकते. इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग आसान लफ्जों में कहते हैं फिक्स्ड लेंथ की रस्सी, फिक्स्ड लेंथ की स्ट्रिंग को. फिर आगे क्या लिख रहा है विद फ्रिक्शनलेस सपोर्ट. प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं होता कि सपोर्ट फ्रिक्शनलेस. आइडियल कंडीशन में आप कहते हैं कि सपोर्ट क्या हो फ्रिक्शनलेस. दैट इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम. ये सपोर्ट है, ये थ्रेड है, स्प्रिंग है और ये बॉब है. ये इसकी मीन पोजीशन है जहां पे इस वक्त मौजूद है. जहां पे पेंडुलम बॉब मौजूद है ये इसकी मीन पोजीशन है. मीन पोजीशन है. रेस्ट में है. दो फोर्सेस मीन पोजीशन पर लग रही हैं. एक इसका वेट mg और दूसरा टेंशन इन स्प्रिंग. वेट डाउनवर्ड है और टेंशन अपवर्ड है. Two forces acting on bob, weight mg and tension spring. यहाँ वैसे T और वेट इक्वल है. T और वेट इक्वल है, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं. इसलिए पेंडुलम बॉब रेस्ट में दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं. अब ये सपोर्ट है, ये थ्रेड उसी तरह बॉब है, पेंडुलम है. इसको डिस्प्लेस करने मीन पोजीशन, डिस्प्लेस करके उसको एक्सट्रीम पोजीशन पर लाते हैं. ये एक्सट्रीम पोजीशन जिस एंगल पे डिस्प्लेस किया है वो थीटा है. कहते हैं कि एंगल ऑफ डिस्प्लेस्ड है. एंगल ऑफ डिस्प्लेस्ड कम से कम होना चाहिए. ये थीटा यानी एंगल ऑफ डिस्प्लेस्ड ये लीस्ट होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए. जितना ये कम होगा उतने फ्रिक्शनल इफेक्ट्स कम होंगे. फ्रिक्शनल इफेक्ट्स बढ़ जाते हैं अगर थीटा ज्यादा हो. कई बच्चे होते हैं ना जो एक्सपेरिमेंट करें पेंडुलम में, वो लैब में ना बॉब को यूं बाईपास पे ले जाते, आवाज छोड़ते जैसे झूला चल रहा है. वो सावधान है, उसकी मोशन टेढ़ी हो जानी है क्योंकि उस पे फ्रिक्शनल इफेक्ट्स बढ़ जाते हैं. तो जितना आप उसको जमीन के नजदीक रखेंगे, एक तो ये बात बड़ी है, जितना आप दूर ले जाएंगे ग्रेविटी ज्यादा है. जितना ग्राउंड के नजदीक रखेंगे और जितना एंगल कम रखेंगे, थोड़ा सा डिस्प्लेस करें स्लाइडली, तो फ्रिक्शनल इफेक्ट्स उतने ही कम होंगे. आप देखिए ये जब डिस्प्लेस किया ये मीन से एक्सट्रीम है, ये गैप है जो इसने कवर किया मीन से एक्सट्रीम. आप टेंशन स्ट्रिंग यहाँ पहुंच गई उसी तरह से, लेकिन आप वेट क्यों लग रहा है ये आप चेक करें. ये टेंशन से बैलेंस नहीं हो रहा. मीन पोजीशन पर ये वेट टेंशन से बैलेंस हो रहा, लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन पर वेट टेंशन से बैलेंस नहीं हो रहा. इस टेंशन को बढ़ा देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं, इसकी लेंथ को बढ़ा देते हैं टेंशन को.
ये एंगल थीटा वही आ गया, आप वेट के कंपोनेंट बना रहे हैं। फिर सुनो, मीन पोजीशन पर वेट और टेंशन तो बैलेंस हो गए। ये देखें ऐसे पकड़ के एक्सट्रीम पे लाए तो वेट इधर है, टेंशन से बैलेंस नहीं हो। अब वेट के कंपोनेंट बनाए, उसके लिए टेंशन की लेंथ को बढ़ाया, एंगल थीटा बना। एमजी के सामने क्या है, वेट के कंपोनेंट थीटा के सामने बनता है ये एमजी साइन थीटा। एमजी के सामने एमजी साइन थीटा और ये बनता है एमजी कॉस थीटा। ये दो कंपोनेंट बन गए, एमजी साइन थीटा और एमजी कॉस थीटा। अब आप देखें कि टेंशन से बैलेंस कौन होगा, एमजी कॉस थीटा बैलेंस। देखिए टेंशन अपवर्ड है, एमजी कॉस थीटा एक्सट्रीम पोजीशन पर, एक्सट्रीम पोजीशन पर E equals to mg cos theta। मीन पोजीशन पर mg का, मीन पोजीशन पर mg का और एक्सट्रीम पोजीशन पर mg cos theta। देखो बेटा अगर मैं थीटा 0 कर दूं, इसका मतलब है ये मीन पर आ जाएगा। cos 0 पुट करने क्या मान, अगर मैं थीटा 0 पुट करता हूँ ये मीन पर आ गया, cos 0 पुट करूँ मान तो वही बन गया कि इक्वल्स टू mg। यही मैंने कहा मीन पे ये mg, एक्सट्रीम पे ये mg cos थीटा के बराबर है। अब दूसरा कंपोनेंट देखें mg sin थीटा। ये वो कंपोनेंट है जो उसे वापस लाएगा एक्सट्रीम पोजीशन से वापस मीन पोजीशन की तरफ। mg sin थीटा, mg sin theta component of weight, mg sin theta component of weight responsible for motion of ball, mg sin theta component of weight responsible for motion of from extreme to mean position, extreme to mean position। ये दो कंपोनेंट ऑफ वेट है तो उससे वापस लाएगा एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ रिटर्न लाएगा। That is called mg sin theta component of weight responsible for motion of ball from extreme position to क्या बेटे mean position। इसलिए F बराबर है माइनस mg sin theta, माइनस क्यों लिख रहा है क्योंकि एक्सट्रीम टू मीन। अगर ये आप कह रहे हैं मैं मीन से एक्सट्रीम लिखता तो प्लस mg sin, मीन टू एक्सट्रीम है प्लस mg और एक्सट्रीम टू मीन है तो माइनस mg sin। लेकिन आपने जब उसे मीन से डिस्टर्ब किया ना तो आपने जो बोर्ड लगाई है वो mg sin थीटा के बराबर, वो प्लस में है। ये देखें प्लस में, यहां छोड़ दें वही बोर्ड प्लस की बजाय किसमें आ जाती है माइनस। बाकी वेट से तो आपकी फोर्स बैलेंस नहीं होगी। आप देखें आप फोर्स यूं लगा वेट के कंपोनेंट से बैलेंस, वेट के कंपोनेंट से बैलेंस हो रही है तो वो कंपोनेंट कौन सा है mg sin। तो mg cos किससे बैलेंस हो रहा है, वो टेंशन स्प्रिंग से बैलेंस। तो प्लीज मेरा बात सुने, वेट के जब मैंने कंपोनेंट बनाए, एक कंपोनेंट टेंशन से बैलेंस हो गया और दूसरा कंपोनेंट उस फोर्स से बैलेंस हुआ जो आप उसे लगा के मीन पोजीशन से किस पर ला रहे हैं एक्सट्रीम। अब ये एक्सेलरेट भी कर रहा है, अगर पेंडुलम एक्सेलरेट कर रहा है तो इक्वल्स टू ma, दोनों फोर्सेस बैलेंस कर रहे हैं।
MA equals to minus mg sin theta, m से m कट गया, A equals to minus g sin theta, A equals to minus g sin theta। जैसे पहले कहा कि थीटा समालर होना चाहिए, जितना थीटा समालर होगा उतने फ्रिक्शनल इफेक्ट्स कम होंगे। तो कहते हैं अगर थीटा समालर हो तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर हो। मिसाल के तौर पे साइन 2 डिग्री, साइन 1 डिग्री, जितना थीटा कम होगा साइन थीटा थीटा के बराबर होगा। ये मैथ में एक रूल होता था, ये लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा इक्वल्स टू 0। ये मैथ में एक रूल होता है। तो थीटा अप्रोचेस टू 0 का क्या मतलब कि एंगल आप कम से कम ले, यही कह रहा हूं जितना एंगल कम होगा साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा होगा। इसका मतलब इक्वेशन बन गई E इक्वल्स टू माइनस जी थीटा, A इक्वल्स टू माइनस जी थीटा, साइन डिग्री की जगह थीटा। चैप्टर 5 में पढ़ा थीटा होता है आर्क लेंथ ओवर रेडियस, थीटा होता है आर्क लेंथ ओवर रेडियस। यहां देखिए थीटा के सामने आर्क लेंथ, ये x, थीटा के सामने आर्क लेंथ है x और रेडियस ये लेंथ है, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है रेडियस। थीटा के सामने आर्क लेंथ, ये परपेंडिकुलर गैप रेडियस, तो थीटा बराबर है x ओवर l। कहां पड़ा था x ओवर r, s की जगह x, r की जगह लेंथ, ये यहां पुट करते हैं थीटा। यहां a बराबर है माइनस जी एक्स ओवर l, ये इक्वेशन 1 है। a बराबर है माइनस जी एक्स ओवर l, इक्वेशन 1 है। अब आप ये भी जानना चाहिए, आपको पता होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन है, सिंपल पेंडुलम की मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ पेंडुलम, मोशन ऑफ पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब क्योंकि इसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक है तो वहां हमने पढ़ा था कि E इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x होता है, ये इक्वेशन। ये कहां पड़ा है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड सर्कुलर मोशन। मैंने कहा था वो सवाल हर जगह आना है बार बार। A इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x हर उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है जिसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक। दोनों इक्वलाइज करते हैं 1 और 2, माइनस जी एक्स ओवर एल माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स भी कट गया और माइनस भी कट गया, ओमेगा आ रहा है जी बाय एल अंडर। कल शायद याद होगा लेक्चर में वहां ओमेगा पढ़ा था के बाय एल अंडर, और उस ओमेगा को आपने नाम दिया था कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ मैथ स्प्रिंग सिस्टम। देखो अभी तक किताब जितनी पढ़ी है उसमें ओमेगा 4 दफा है। एक दफा ओमेगा एंगुलर स्पीड है थीटा ओवर टी 2 पाई ओवर टी, एक दफा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है 2 पाई एफ, एक दफा एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ मैथ स्प्रिंग सिस्टम है k बाय m अंडर, और अभी एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ पेंडुलम g बाय l अंडर। angular frequency in terms of pendulum
D by L अंडर रूट। अब इसका ओमेगा का वो रिलेशन जो मैं पहले बोल रहा था, जिसे हम 2 पाई ओवर टी बोलते हैं, एंगुलर स्पीड बोलते हैं, वो लिखे। वो रिलेशन जो ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई ओवर कैपिटल टी, यहां से टाइम पीरियड आएगा, टी आएगा, टी बराबर है 2 पाई ओवर ओमेगा। अगर टी 2 पाई ओवर ओमेगा है, जो ओमेगा कैलकुलेट किया है वो यहाँ पर कर देते हैं। कितना कैलकुलेट किया है? जी बाय एल। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम आ गया 2 पाई एल ओवर जी अंडर। जी बाय एल नीचे था ना, ऊपर आ गया एल बाय जी अंडर। 9 में पढ़ा था सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड लिखा है इसमें, तो 2 पाई एल ओवर जी अंडर। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। फ्रीक्वेंसी कैसे है? एफ बराबर है 1 बाय टी, उल्ट होता है, उल्ट डाल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी इक्वल्स 1 बाय 2 पाई जी बाय एल अंडर। लास्ट में ये बड़ा आसान सा एक्सप्लेनेशन ही 5 नंबर का आ जाता है। लास्ट में ये लिखना कि सेकंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड, सेकंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, ये फिक्स होता है। उसकी लेंथ 99.2 सेंटीमीटर। सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, उसकी लेंथ 99.2 सेंटीमीटर होती है, और उसकी फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज होती है। टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, लेंथ 99.2 सेंटीमीटर होती है, और फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज होती है। सेकंड पेंडुलम की बात, टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। ये सिंपल पेंडुलम इंपॉर्टेंट था, ये हो गया एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो सिंपल पेंडुलम के बाद एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। मंडे को थ्योरी खत्म हो जाएगी, मंडे को 7 की थ्योरी खत्म हो जाएगी। चार आंसर ट्यूसडे मैथमेटिकल ग्रुप को जुमेरात से शुरू, और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि 10 तक क्लास होगी। अब आप इसको नेक्स्ट टॉपिक को देखें, एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। एनर्जी कंजर्वेशन in simple harmonic motion। थ्योरी में आप सकता है, अभी आप देखें ना थ्योरी रीडिंग चौथा सवाल है। ओके, तीसरा एक था सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड सर्कुलर मोशन, दूसरा सिंपल पेंडुलम और एनर्जी कंजर्वेशन, तीसरा क्वेश्चन। सबसे पहले आप ये हॉरिजॉन्टल सरफेस बना के स्प्रिंग शो करके मास एम बना दो। आप इसको डिस्प्लेस करके इधर ले आओ। सबसे पहले आप ये लिखते हो कि जब तक मास लेस में होता है, मीन पोजीशन पर होता है, अगर मास मीन पोजीशन पर है, मास 4 वो लगाएंगे, इसलिए तो मीन पोजीशन।
अगर उसे प्रूव करके एक्सट्रीम पोजीशन पर लाए, एक्सट्रीम पोजीशन पर लाए प्रूव करने के बाद उसने गैप एक्स कर दिया एक्स, अब एफ बन जाता है टी एक्स, पहले 0 है, जब आप एक्सट्रीम पर लाए तो टी एक्स, अब आप एवरेज बोल देते हैं, एवरेज पहली 0 दूसरी टी एक्स डिवाइडेड बाय, पहली 0 दूसरी टी एक्स डिवाइडेड बाय 2, यहां से बेटा एवरेज बहुत सारी 1/2 टी एक्स, एवरेज बहुत सारी है 1/2 टी एक्स। अब आप फर्क देखते हैं, फर्क या पोटेंशियल एनर्जी, एक ही बात है, जो आप इस पर वर्क कर रहे हैं वो पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर स्टोर हो रहा है, जब आप नीचे से पुल करके स्टीम पे ले जा रहे हैं। बाकी हम पोटेंशियल एनर्जी होती है एवरेज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क एफडी होता है, वर्क एफडी, यहाँ एफडी है एवरेज फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एक्स, ये बन गई पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू एवरेज फोर्स है 1/2 ax into xr, पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर है वो बन गई हाफ a x स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर बन गई हाफ a x स्क्वायर, x दो दोबारा, अगर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी वो एक्सट्रीम x बराबर है एम्पलीट्यूड होगा, x तो नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट, अगर आप मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक जाए तो वो एम्पलीट्यूड, x को x नॉट कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी बन, और मैक्सिमम बन गई हाफ a x नॉट स्क्वायर, नॉर्मल पोटेंशियल एनर्जी हाफ a x स्क्वायर है, जबकि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हाफ a x नॉट स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होती है, v कहां से आएगा, जिसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक उसका भी ये था ओमेगा x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, टॉपिक का नेम सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड सर्कुलर मोशन में ये भी फाइंड किया, इसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक है, इसका स्क्वायर ले, स्क्वायर बनेगा ओमेगा स्क्वायर x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, अंदर रूट नहीं आता, ये v स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी के बाद हुए में रूट है, तो हाफ है v स्क्वायर की जगह ओमेगा स्क्वायर x नॉट स्क्वायर माइनस x, ये v स्क्वायर की वैल्यू रूट की है हाफ mv स्क्वायर। कल पढ़ा अभी मैं जिक्र भी कर रहा था कि अगर मैथ सपोर्ट सिस्टम हो तो ओमेगा k बाय m अंडर रूट होता है, थोड़ी देर पहले बात की, और अगर ओमेगा स्क्वायर होगा तो सिर्फ k बाय m होगा, क्योंकि अंडर रूट ही है, इधर ओमेगा स्क्वायर की जगह ये होता है, काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ m ओमेगा स्क्वायर x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिखा k बाय m, m से हमने कट गया, काइनेटिक एनर्जी बन गई हाफ a x नॉट स्क्वायर माइनस x, ये नॉर्मल काइनेटिक, जैसे कि नॉर्मल पोटेंशियल थी हाफ a x, अच्छा पोटेंशियल तो मैक्सिमम
मैक्सिमम तब थी जब मैंने x को x नॉट काइनेटिक मैक्सिमम तब होती है जब मीन पोजीशन को क्रॉस करे, यहाँ x 0, अब x 0 पे काइनेटिक मैक्सिमम, काइनेटिक मैक्सिमम बन गई हाफ a x नॉट स्क्वायर, x 0 करने से हाफ a x नॉट स्क्वायर। चार रिलेशन है, पोटेंशियल मैक्सिमम, काइनेटिक और काइनेटिक मैक्सिमम। पोटेंशियल मैक्सिमम और काइनेटिक मैक्सिमम सेम है, इसलिए सेम है कि पोटेंशियल एक्सट्रीम पे मैक्सिमम है और काइनेटिक मीन पे मैक्सिमम। अगर मैं टोटल एनर्जी मेजर करूं, टोटल एनर्जी इक्वल होती है पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी इक्वल्स P dot is the total energy, potential energy plus kinetic energy। पोटेंशियल यहाँ पे कितनी है, हाफ a x स्क्वायर, काइनेटिक है हाफ a x नॉट स्क्वायर माइनस x, उसको अंदर मल्टीप्लाई कर हाफ a x स्क्वायर प्लस हाफ a x नॉट स्क्वायर माइनस हाफ a x स्क्वायर माइनस और प्लस कर रहे, इस तरह टोटल एनर्जी इक्वल्स हाफ a x नॉट स्क्वायर ही रहती है। पोटेंशियल मैक्सिमम, काइनेटिक मैक्सिमम और टोटल सेम है। ग्राफ देखें, ग्राफ ये मीन पोजीशन है, वो इस मीन पोजीशन पर ये वेव फॉर्म काइनेटिक एनर्जी की जो मीन पर मैक्सिमम है, मीन पर मैक्सिमम है, ये एक्सट्रीम है प्लस x नॉट और माइनस x नॉट, ये एक्सट्रीम है। यहाँ काइनेटिक 0 है, चाहे राइट एक्सट्रीम चाहे लेफ्ट एक्सट्रीम, मीन पे काइनेटिक मैक्सिमम। ये दूसरी वेव फॉर्म पोटेंशियल की है, डॉटेड लाइन है, कहाँ 0 है पोटेंशियल, मीन पे, तो मीन में पोटेंशियल 0 है, काइनेटिक मैक्सिमम। एक्सट्रीम पे कौन मैक्सिमम है, ये देखो एक्सट्रीम पे कौन मैक्सिमम है, पोटेंशियल, पोटेंशियल मैक्सिमम है और काइनेटिक 0। मीन पे ये जो डॉटेड लाइन है ये पोटेंशियल है, मीन पे पोटेंशियल 0, x नॉट पे मैक्सिमम, मीन पे काइनेटिक मैक्सिमम और पोटेंशियल 0। कंप्लीट हो गया। इसके बाद इंशाल्लाह कल मंडे को जब आप आएंगे